हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू कोच मी क्लासेस। आज के लेक्चर में हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। यूनिट 1 पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 3 हमारा है स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल और मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मेंटल डेवलपमेंट, जिसको हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोलते हैं, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, सो जब आप मेंटल डेवलपमेंट की बात करते हो तो कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं इसके अंदर, है ना, कुछ चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं जब भी हम मेंटल डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। आपकी एबिलिटीज इन द मेमोरी, ठीक है, मेमोरी की एबिलिटीज, फिर आपकी इमेजिनेशन, लैंग्वेज डेवलपमेंट, परसेप्शन, कॉन्सेप्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। तो अभी आप लोगों को अगर लग रहा होगा कि ये क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, परसेप्शन, ये क्या है, तो इसी वीडियो में हम इनके बारे में एक एक करके भी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे अगर मैं आपको एक चीज एक वन लाइन में एक्सप्लेन करूं तो इट मीन्स द डेवलपमेंट इन द कैपेबिलिटीज एंड एबिलिटीज ऑफ द मैन। यानी जो ये हम मेंटल डेवलपमेंट या ये बात कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की, ये सब क्या है, ये एक इंसान अपनी एबिलिटीज के अंदर जो डेवलपमेंट करता है, जिसकी वजह से वो खुद को चेंजिंग एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर पाता है और अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढ पाता है। ठीक है, उस डेवलपमेंट को हमने इसमें डिस्कस किया है। नाउ लेट्स quickly go ahead with the first part, which is perception and sensations, or vice versa, sensations and perception. Now ये होता क्या है, देखो ये टॉपिक थोड़ा सा आई वोंट से मुश्किल है, बट थोड़ा कभी कभार समझने में इश्यूज होता है इस टॉपिक को। सो परसेप्शन, अगर मैं इसकी एक बुकिश लैंग्वेज आपको बताऊं, a perception pertains to the process by which we read messages that are conveyed by our senses। ठीक है, सो ये जो डेफिनेशन है, इसमें क्या बोला गया है कि परसेप्शन पर्टेन्स टू द प्रोसेसेस, उस प्रोसेस को बोला गया है जिसमें हम वो मैसेजेस को रीड कर पाते हैं जो कि हमारे सेंसेस के द्वारा कन्वे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, बचपन से पढ़े ना, आईज, ईयर्स, नोज, स्किन, टंग, है ना, ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, पता है आप लोगों को। अब क्या होता है, ये सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं, ये सेंस ऑर्गन्स के थ्रू आप एनवायरनमेंट से आप एनवायरनमेंट को फील करते हो, उससे कुछ इंफॉर्मेशन लेते हो। और जब आप इस इंफॉर्मेशन को ले रहे हो, जैसे आपने एक चीज को टच किया, ओके, आपको पता लग गया ये गर्म है या फिर ये हार्श है, ये स्मूथ है। वैसे आपने किसी को देखा, आपको पता लगा ये सुंदर है, ये अच्छा नहीं है। तो ये आपने क्या किया, अपने सेंस ऑर्गन से कुछ मैसेजेस लिए। ठीक है, अब ये जो आपने मैसेज लिए, जब आप इनको अपने दिमाग में ले जाके ऑर्गेनाइज करके एक इमेज फॉर्म कर लेते हो, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा परसेप्शन। यानी आपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जो आपने मैसेजेस लिए, जो आपने इंफॉर्मेशन लिया, उससे आपने एक पिक्चर बनाया, एक आपने अपना परसेप्शन बनाया, है ना, अपना एक आपने विचार बनाया कि अच्छा ये ऐसा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोगों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो देखते हैं कि अगर एक लेडी है जिसने बिंदी लगाई है, वो अपनी आंखों से क्या परसीव करें, क्या देख रहे हैं, ओके, उन्होंने देखा बिंदी लगी है, फिर उन्होंने टच करके देखा, ओके अच्छा है ना, स्किन ऐसी सॉफ्ट भी है, और मतलब और भी उनकी जो भी सेंस ऑर्गन्स की मदद से वो चीजों को देखेंगे, समझेंगे। अब उनसे उन्होंने इससे क्या परसीव कर लिया, ऐसी पर्सनैलिटी, मतलब मदर, लेडी, क्योंकि एक छोटे बच्चे के लिए ऐसा मतलब उसके सामने उसकी मदर ही दिखती है। तो जब जब वो ऐसी किसी लेडी को देखेगा तो उसको वो मदर फिगर ही लगेगी। ठीक है, तो परसेप्शन क्या है, आप क्या सोचते हो किसी को देख के, किसी से आप क्या इमेज बना रहे हो, वो आपका जो प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें आप इंटरप्रेट करके, देख के, ऑर्गेनाइज करके एक मीनिंगफुल पिक्चर बनाओ, दैट इज परसेप्शन। ठीक है, ओके, सो जैसे यहाँ पे लिखा है, जो प्रोसेस होता है सेंडिंग सेंसेशन, सेंसेशंस जो आप सेंस ऑर्गन्स के थ्रू सेंसेशंस ले रहे हो, उससे आप एक जो बनाते हैं अपने इंस्टिंक्ट्स डेवलप करते हो। ठीक है, अब देखो सेंसेशन और परसेप्शन पूरी तरह बच्चे में डेवलप नहीं होती है, ये दोनों क्लोजली रिलेटेड है। इंस्टिंक्ट्स तो बर्थ पैदा होने से ही होते हैं, बट डेवलप होते हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, प्राइमरी सेंसेशन क्या रहता है बच्चे में, आंखों की जो स्टेबिलिटी होती है, फिर धीरे 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 वो और चीजें समझ पाते हैं अपनी सेंस ऑर्गन्स के थ्रू और अपनी एबिलिटीज के थ्रू, वो परसीव करना शुरू करते हैं धीरे धीरे। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट,
मेंटल जो डेवलपमेंट है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट से काफी रिलेटेड है। अलग अलग स्टेजेस पे कैसे होता है, जैसे बचपन में तो बच्चा सिर्फ चिल्लाना या की गिगल्स करना सीखता है ना, उसको वही आता है। उसको कुछ भी लगता है वो हर चीज पे चिल्लाता है, अच्छा लगा तो भी चिल्ला चिल्ला के और बुरा लगता है तो भी कुछ उसका एक अलग तरीके का शाउट करने का वे हो जाता है। और इस गिगलिंग से आपको उसकी डिजायर्स रिफ्लेक्ट होती है ना, उसको क्या चाहिए, व्हाट इज एग्जैक्टली द चाइल्ड आस्किंग फॉर। देन पहले साल में बच्चा कुछ वर्ड पावर सीखता है, यानी कुछ शब्दों को जोड़ना सीखना, कुछ कुछ शब्द सीखता है। ज्यादातर इमिटेशन का ही रोल होता है, इमिटेशन यानी कॉपी। जैसे फॉर एग्जांपल बोलते हैं पापा बोलो, मम्मा बोलो, है ना, हम वर्ड्स बोलते हैं तो वो उसी को इमिटेट कॉपी करके टूटा फूटे शब्दों में लैंग्वेज को बोलना सीखते हैं। जैसे जैसे उनको वर्ड पावर आ जाती है विद इंक्रीजिंग एज, वैसे वैसे वो सेंटेंस बिल्ड करना भी सीख लेते हैं। और टीनेज तक आते आते तो पूरा प्रोसेस आपको पता ही है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट प्रोसेस हो ही जाता है। जो बच्चे सोशियो इकोनॉमिक या कल्चर वाइज ज्यादा मेच्योर होते हैं उनमें लैंग्वेज ज्यादा बेहतर तरीके से डेवलप होती है। इंटेलिजेंस एंड लिंग्विस्टिक स्किल्स जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब आपने देखा ही होगा ना, जो बच्चे थोड़े शार्प होते हैं ऑब्वियसली वो थोड़ा जल्दी अपनी लैंग्वेज पे, अपने लिंग्विस्टिक स्किल्स पे भी कमांड कर लेते हैं। ठीक है। देन आपकी आती है डेवलपमेंट ऑफ पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझने की जो अंडरस्टैंडिंग की पावर है उसकी डेवलपमेंट। अब उसकी डेवलपमेंट क्या होती है, देखो पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होती है उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। सिर्फ हम किस चीज की अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट लाइक स्पेस, लाइक वेट, है ना, वजन की, समय समय की, साइज की, किसी भी चीज की जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो जाना धीरे धीरे बच्चे में डेवलप होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है। सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब जब एक बच्चा अपने से रिलेटेड चीजें समझना शुरू हो जाता है, कि कब उसको भूख लग रही है, कब उसको व्हेन ही इज हंग्री, है ना, उसको कब खाना मांगना है, जब उसको कपड़े, मतलब उसको ठंड लग रही है तो ही नीड्स क्लोथ्स फॉर इट। सो सेल्फ कॉन्सेप्ट इसलिए हम इसको कहते हैं। फिर कहेंगे टाइम कॉन्सेप्ट। 4 to 5 ईयर्स की एज तक जो बच्चा है वो अपने आप को 2-3 दिन पहले क्या हुआ था और आज क्या है, कल क्या है, उन चीजों से रिलेट करना शुरू कर देता है, तो टाइम का कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो जाता है। फिर आते हैं स्पेस कॉन्सेप्ट। जब एक बच्चा ये जान लेता है कि उसको कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, कहाँ पे ये चीज रखनी है नहीं रखनी है, स्पेस कॉन्सेप्ट कहलाता है ये। ठीक है। जो कि आपका 2 to 3 ईयर्स से स्टार्ट हो जाता है। वेट कॉन्सेप्ट 4 to 5 ईयर्स की एज तक बच्चे को पता है ये चीज भारी है, इसे नहीं उठाना, ये हल्की है, इसे मैं उठा सकता हूँ। ठीक है। नंबर कॉन्सेप्ट अगेन 2 to 3 ईयर्स की एज में आपका बच्चा जो है वो सीख ही लेता है टू वर्क ऑन हिज फिंगर्स, है ना। जैसे ये होता है कि हम काउंट कर रहे हैं, ओके दीज आर 2 बनानास, दीज आर 3 बनानास, लाइक दैट। साइज कॉन्सेप्ट जब बच्चा जो है इतना डेवलप हो जाए कि वो साइज, जैसे टॉयज की मदद से दिस इज अ स्मॉल टॉय, दिस इज अ बिग टॉय करके सीख सकता है। इसके अलावा भी होते हैं फॉर्म कॉन्सेप्ट, जिसमें बच्चा शेप्स के बारे में सीख जाता है। ठीक है। एस्थेटिक सेंस, जिसमें एक बच्चा ब्यूटीफुल थिंग्स, उसके कलर्स, है ना, उसको पता होता है कि हमें इसमें आप कलरिंग देंगे तो अच्छा अच्छा इसमें ग्रीन को करना है, स्टेम को, फ्रूट को इस कलर का करना है। तो ये हमारा पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट है पावर ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट। सो हमें ये पता लगता है कि जो रीजनिंग पावर्स है बच्चे की, ठीक है, वो कब डेवलप हुई है, जब वो अपने व्यूज बताना शुरू करता है। तो बाय द एज ऑफ 2 कुछ बच्चे जो हैं वो फ्लुएंटली बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ थोड़ा और टाइम लेते हैं। ठीक है। उसके बाद वो लोग एक वर्ड यूज करने लग जाते हैं, वाई, है ना, ऐसा क्यों। आपने सुना होगा, काफी बार ऐसा दिखाते हैं ना बच्चों को कि वो बहुत ही कुछ बच्चे बड़े क्यूरियस से निकल कर आते हैं, वो अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है मम्मा, ब्लू क्यों है स्काई, एप्पल रेड कलर का क्यों है। सो दीज आर ऑल रीजनिंग एंड जजमेंट जो उनके अंदर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। एंड उसके बाद आपका आता है डेवलपमेंट ऑफ अटेंशन, इमेजिनेशन एंड मेमोरी। इसके चलते क्या होता है, देखो ये कहना मुश्किल है कि उनके अंदर बेसिक अटेंशन पावर कब स्टार्ट होती है। ठीक है। समटाइम्स अर्ली, समटाइम्स थोड़ा देर से, बट 4 to 5 ईयर्स तक हमने देखा है कि वो थोड़ा सा ना उनकी अटेंशन पर्टिकुलरली ज्यादा अच्छे से हो जाती, पर्टिकुलर हो जाती है। ठीक है। मतलब उसको कभी कभी क्या है, इस उम्र तक आके बच्चा अपने पर्टिकुलर टॉय के साथ ही खेलना चाहता है। मतलब आप उसके आगे 10 खिलौने रख दो बट उसको एक उसका जो पर्टिकुलर टॉय होगा ना, उसको वही चाहिए आउट ऑफ द ऑल। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम कहेंगे उसकी अटेंशन, कि उसको पता है कि मेरा वाला वही खिलौना था, मुझे वही चाहिए।
ठीक है। और लैंग्वेज के साथ साथ उसकी इमेजिनेशन पावर भी डेवलप होती है। जैसे बच्चा बोलता है कि मुझे पुलिसमैन बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है ना, इमेजिनेशन। साथ ही साथ मेमोरी। मेमोरी देखो शुरू में मेमोरी पावर इतनी ज्यादा नहीं होती, बट जैसे जैसे बच्चा डेवलप होता है वो चीजों को मेमोराइज करना भी शुरू कर देता है ना। उसको चीजें पता लग जाती हैं कि अच्छा मेरे फादर ये थे तो अभी कहाँ है, मेरे फादर नहीं मिल रहे, मतलब घर पे नहीं दिख रहे आसपास, या फादर ऑफिस गए हैं, तो कोई भी आप उनसे पूछे अच्छा आपके फादर कहाँ है, वो बोलेंगे ऑफिस। ठीक है, तो कुछ मेमोरी भी ऐसे डेवलप हो जाती है। लास्टली आपका आता है मोरल कॉन्सेप्ट्स। तो मोरल कॉन्सेप्ट से, जब किसी बच्चे में मोरल कॉन्सेप्ट की डेवलपमेंट हो जाती है, तो इससे इंडिकेट होता है कि काफी हद तक पूरी की पूरी मेंटल डेवलपमेंट हो चुकी है। ठीक है। शुरू में तो बच्चों को ज्यादा मोरल और नॉन मोरल चीजों के बारे में डिफरेंस नहीं पता होता, बट जैसे जैसे ये चीजें उनके अंदर आ जाती हैं वैसे वैसे उनमें क्या पता लगता है, उनको लगता है गुड और बैड चीजें क्या हैं। ऐसे हमें ये वर्ड नहीं बोलना है ना, ये वर्ड बोलेंगे तो इससे बुरा होगा, दिस इज अ बैड वर्ड। ये सब चीजें वो सीख जाते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ की। तो मेंटल हेल्थ बहुत सारे आपकी फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं मेंटल हेल्थ के अंदर। कुछ अच्छे इफेक्ट करते हैं, कुछ बुरे से भी इफेक्ट करते हैं। जैसे आप देखिए अंडर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इन्फेंसी, यानी रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया है कि अगर बच्चे को शुरुआती ईयर्स में हम अच्छी डाइट नहीं देते, तो जब तक वो हमारी एक पर्टिकुलर एज तक रीच करते हैं तब जाके उनको काफी इश्यूज आते हैं। ठीक है, इस अंडर न्यूट्रिशन की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है। देन आपका पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन। ठीक है, पेरेंट्स के इंटरेक्शन से बहुत फर्क पड़ता है। जिस घरों में आप देखिए पेरेंट्स बच्चों को निग्लेक्ट करते हैं, ज्यादा अटेंशन टाइम नहीं देते हैं, वहां पे जो बच्चे की मेंटल हेल्थ है वो ऑब्वियसली उस बच्चे से कम ही होगी जहां पे पेरेंट्स का इंटरेक्शन, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट अच्छा है बच्चों के साथ। हेरिडिटी, जो बच्चे को मेंटल एबिलिटीज हेरिडिटी में भी मिलती हैं। एबिलिटी, जैसे आपका गेट्स एंड एसोसिएट्स के द्वारा एक स्टेटमेंट है, चाइल्ड गेट मेंटल एबिलिटीज बाय हेरिडिटी, देयर एबिलिटीज आर नॉट अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। यानी काफी हद तक आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो आपके ऐसे हेरिडिटी में ही आपको बच्चे को मेंटल एबिलिटीज मिलती हैं। फिर आपकी बात हम करेंगे स्कूल। स्कूल से क्या होता है, स्कूल एंड फैमिली अगर मैं बात करूं, तो स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है मेंटल डेवलपमेंट में। ठीक है, जो आप सीखेंगे अपने टीचिंग मेथड्स, करिकुलम, को करिकुलर एक्टिविटीज, ये सबसे बच्चे की पर्सनालिटी, मेंटल हेल्थ काफी इफेक्ट होती है। फैमिली अगेन, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, मेंटल हेल्थ और मेंटल लेवल जो है बच्चे का, वो फैमिली के इंटेलेक्चुअल लेवल, फैमिली के टाइप ऑफ डिस्कशंस, एटमॉस्फेयर, कैसा आपका माहौल है, उस पर बहुत निर्भर करता है। फिजिकल ग्रोथ की हम बात करें, मेंटल डेवलपमेंट और फिजिकल ग्रोथ गो हैंड्स इन हैंड्स। बोलते हैं ना हेल्दी, और मतलब बॉडी वही है जिसमें एक हेल्दी माइंड स्टे करता है। ठीक है। फिर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट जो है किस तरह का एनवायरनमेंट है, कैसे लोग आपके आसपास हैं, कैसी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, उसका काफी फर्क पड़ता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली, फैमिली का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, इससे बच्चे को बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ज्यादा थोड़ा देखो सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होगा तो फैसिलिटीज अच्छी होंगी, नेचुरल है। ठीक है। फिर इफेक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े का बहुत गंदा इफेक्ट होता है। अगर आप रोज आपके घर में सिर्फ लड़ाई झगड़ा चलता है तो इससे बच्चे के ऊपर बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है। इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ ऑफ मेंटल डेवलपमेंट फॉर अ टीचर, यानी मेंटल डेवलपमेंट की जो नॉलेज है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है एक टीचर के लिए। सबसे पहली बात, यूज ऑफ वेरियस इंस्टिंक्ट्स इन एजुकेशन। फॉर एग्जाम्पल, जब टीचर पढ़ा रही है बच्चों को, तो जो उनके इंस्टिंक्ट्स हैं उनको हम बेसिस मान के चलते हैं। ठीक है, जैसे आपका इंस्टिंक्ट्स ऑफ कलेक्शन, इंस्टिंक्ट्स ऑफ क्यूरियोसिटी, क्रिएशन, तो टीचर बच्चों के अंदर इन इंस्टिंक्ट्स को क्या कर सकती है, डेवलप करवा सकती है। देन हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ करिकुलम एंड को करिकुलर एक्टिविटी, यानी कि जब हमें बच्चे के मेंटल लेवल्स पता लग जाएंगे कि इस तरह के इस लेवल पे बच्चे ऐसे विचार हैं, सोचते हैं, उनकी मेंटल स्टेट ऐसी है, तो उसी हिसाब से करिकुलम और को करिकुलर एक्टिविटीज हम डेवलप कर पाएंगे। कन्वीनियंस इन प्रिपेयरिंग टेक्स्ट बुक, वही बात है, यानी कि टेक्स्ट बुक अलग अलग हिसाब से अलग अलग लेवल से बना पाएंगे। टीचिंग थ्रू रियल ऑब्जेक्ट्स, टीचर जो है रियल ऑब्जेक्ट्स को लेके बच्चों की फर्दर मेंटल डेवलपमेंट करा सकती हैं, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट्स को देख के रिलेट जल्दी हम कर पाते हैं। इनडायरेक्ट मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन, तो मेंटल डेवलपमेंट के लिए टीचर जो है वो डायरेक्ट और आपका इनडायरेक्टली मोरल और रिलीजियस एजुकेशन को भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यही कुछ आपकी इंपॉर्टेंस थी कि क्या इंपॉर्टेंस है मेंटल डेवलपमेंट को की नॉलेज की फॉर अ टीचर।
नेक्स्ट वी विल कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक क्विकली, विच इज इमोशन। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखो सारे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि ज्यादा आपके इसमें टॉपिक्स जो होते हैं हम वही डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट है। अब इमोशंस जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया एक लैटिन वर्ड से, ठीक है, और उसका मतलब रहता है आपका टू एक्साइट। सो वुडवर्थ के हिसाब से इमोशन इज अ मूव्ड और स्टर्ड अप स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक इंसान की मूव्ड स्टेट, या फिर इमोशंस, अकॉर्डिंग टू गेट्स, इमोशंस आर एपिसोड्स इन विच इंडिविजुअल इज मूव्ड और एक्साइटेड। ऐसे एपिसोड्स, ऐसे सिचुएशंस जहां पे इंसान काफी एक्साइटेड है। ठीक है, इमोशंस के टाइप होते हैं, पॉजिटिव इमोशंस हो सकते हैं, नेगेटिव, प्राइमरी, यानी बहुत तरह के आपके इमोशंस हो सकते हैं जब हम इमोशंस की बात करते हैं। तो पॉजिटिव इमोशंस कौन से होते हैं? ये इमोशन जिसमें फॉर अ गुड, लाइक जब हम अच्छे के लिए, लाइक एंटरटेनमेंट देख के या कुछ क्रिएटिविटी या लव टाइप इमोशंस। नेगेटिव इमोशंस की बात करें, इमोशंस विच आर नॉट गुड फॉर द इंडिविजुअल, यानी वो इमोशंस जो अपने और दूसरों के लिए अच्छे नहीं हैं, वो हमारे नेगेटिव इमोशंस हो गए। ठीक है, देन आपकी बात हो जाएगी प्राइमरी इमोशंस, जो हमारे बिहेवियर से रिलेटेड है, हमारे सेंट्रलाइज बिहेवियर से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे टेंशन की वजह से या कॉम्प्लेक्शन की वजह से, जब कभी कॉम्प्लेक्स की वजह से कुछ इमोशंस अराइज होते हैं। इमोशन पर्टेनिंग टू सेल्फ अप्रेजल, देखो जब एक इंडिविजुअल अपना काम खत्म कर लेता है, ठीक है, या फिर अपना एम जो उसने सेट किया था मुझे इतना करना है, जब वो काम कर लेता है तो उसकी टेंशन थोड़ी कम हो जाती है और उसको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो टारगेट अचीव हो गया तो जो आपको उसको सेटिस्फैक्शन मिलती है ना, ये इमोशंस उससे जुड़े रहते हैं, खुशी और सेटिस्फैक्शन की मेरा काम हो गया है। इमोशंस पर्टेनिंग टू अदर पर्सन, कुछ इमोशंस जो होते हैं दूसरे लोगों से जुड़े होते हैं, जैसे प्यार का इमोशन हो गया, हम अपने पेरेंट्स के प्रति हमारे जो इमोशंस हैं, ठीक है, वो। ये है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशन। देखो जो भी मैंने आप लोगों को ये डायग्रामेटिक व्यू में, ये बुक्स में आपको पैराज में मिलेंगे, आपको बुक्स में पॉइंटर्स में मिलेंगे। यहाँ पे मैंने आपको इसको इमेज में इसलिए बना दिया क्योंकि आप देखो शॉर्ट शॉर्ट ऐसे जो आपको पॉइंटर्स यहाँ मिल रहे हैं ना, उससे दिमाग में बिठाना थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, आप चाहो आप इसको पॉइंटर्स के नाम तरीके से जॉट डाउन कर लो, जिस तरह आपको इजी लगता है उस तरह कॉपी कर सकते हो। आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, है ना, डायग्राम में थोड़ा इजी रहता है डायग्राम को समझना और पढ़ना। ठीक है, ओके। देन इमोशंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इमोशंस एंड फीलिंग्स, जो इमोशंस होते हैं, इन दीज इमोशंस सम टाइप ऑफ फीलिंग शुड बी प्रेजेंट, है ना। फीलिंग कुछ तरह की होनी चाहिए इमोशंस में, मतलब आप जैसे आप दुखी हो तो कुछ फीलिंग हुई ना ये आपकी। ठीक है, इमोशंस एंड इंस्टिंक्ट्स, हर इमोशन किसी इंस्टिंक्ट का रिजल्ट होता है ना, यानी उससे कोई ना कोई इंस्टिंक्ट कुछ ना कुछ जरूर जुड़ा रहता है उससे। स्विंग ऑफ इमोशन, एक तरह का इमोशन दूसरे तरह के इमोशन को क्या देता है, राइज देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप टीचर है, ठीक है, टीचर ने आपको कम मार्क्स दिए, अब आपको इससे क्या होगा, आपको गुस्सा होगा टीचर के प्रति, है ना। लेकिन साथ ही साथ दिस विल लीड टू फियर कि अब फैमिली वाले क्या कहने वाले हैं। ठीक है, इमोशन एंड स्टिमुलाई, अलग अलग तरीके के स्टिमुलाई जो है वो अलग अलग इमोशंस क्रिएट करते हैं। एक स्टिमुलाई एक से ज्यादा इमोशन भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, वाइड रेंज क्या होता है, इमोशन का जो एरिया है वो काफी वाइड है। जैसे इमोशन जो है इन्फेंट में वो अलग होते हैं और जब तक हम बड़े होते हैं तब तक बहुत तरह के हम इमोशंस को कवर करते हैं। इमोशन एंड बॉडी चेंज, इमोशन फिजिकल चेंजेस भी लाता है, जैसे इंटरनल हो एक्सटर्नल हो। फॉर एग्जाम्पल जब हमें डर लगता है हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है ना। और एकदम आउटर अगर मैं चेंजेस की बात करूं तो हमें आंसू आने लग जाते हैं, हमें कब कभी शिवरिंग होने लग जाती है जब हमारा कुछ ऐसा इमोशन हो, डर का या फिर सैडनेस का। देन इमोशंस आपके सडन अराउजल ऑफ इमोशन, सडन अराउजल ऑफ इमोशन का मतलब इमोशन जब एकदम सडनली आपके आ जाए, ठीक है, या फिर आपकी और जब एकदम से अराइज होके स्लोली स्लोली सेटल हो, जैसे गुस्सा, जब कुछ लड़ाई होती है एकदम बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, फिर धीरे धीरे थोड़ा शांत हो जाते हो। ठीक है, उसके बाद में हमारा एक्सटर्नल एंड इंटरनल कॉजेस, दोनों कॉजेस से होते हैं। जैसे एक्सटर्नल कॉजेस से भी हो सकते हैं, किसी बाहरी चीज की वजह से हमें डर लगा, या कुछ इंटरनल कॉजेस हो सकते हैं, है ना। देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमोशंस, कुछ इमोशन डिस्प्लेस हो जाते हैं, जैसे टू टेक आउट एंगर ऑन वाइफ चिल्ड्रन, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अच्छे अच्छे मूड में थे बट ड्यू टू आप सम रीजन आपका मूड खराब हुआ, है ना, तो क्या हुआ, आप उस चीज का जो गुस्सा है, जो इमोशन है, वो आप कहीं का कहीं आप निकालने वाले हो। ठीक है,
इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन एंड थिंकिंग। इमोशन जो है उनका नेगेटिव कोरिलेशन होता है इंटेलिजेंस इमेजिनेशन से, क्योंकि जब आप गुस्सा होते हो, जैसे आपका एक इमोशन है एंग्री या एंगर, तो जब आप एंगर में होते हो तो ये चीजें सब की सब धरी की धरी रह जाती है ना, जितना भी आपका दिमाग हो, इंटेलिजेंस हो, कुछ भी काम नहीं आता उस टाइम पे। फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशंस, इमोशंस के जो इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं वो हैं हमारे, क्या क्या है हमारे, इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट और माइंड में बहुत ही रिलेशन दिखाया गया है। अगर आपका इमोशनल डिस्ट्रेस रहता है, यानी आपके अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन रहती है, तो आपकी जो मेंटल एफिशिएंसी है, इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी है, वो नेचुरली कम हो जाएगी, वो इफेक्ट होगी ही होगी, मतलब कम एज इन ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बट इफेक्ट होगी। ठीक है। एज, एज काफी इफेक्ट करती है इमोशनल डेवलपमेंट को, क्योंकि जैसे जैसे आपके मेच्योर हो गया वैसे वैसे आपके इमोशंस भी काफी बढ़ने वाले हैं या चेंज होने वाले हैं, आई वुड से। सोशल डेवलपमेंट, इनमें भी बहुत फर्क होता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और एक दूसरे की एब्सेंस में सोशल डेवलपमेंट और आपका जो इमोशनल डेवलपमेंट है एक दूसरे पे काफी इंटरडिपेंडेंट है। एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स का एटीट्यूड बच्चे के इमोशंस को काफी इफेक्ट करता है। अगर पेरेंट्स इग्नोरिंग है, बच्चे पे ध्यान नहीं देते हैं, तो ऑब्वियसली बच्चे के अंदर बहुत ही अलग तरह के इमोशंस होंगे। स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट, आपका जो एनवायरनमेंट है वो स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। स्कूल जाके अगर एक स्कूल का अच्छा एनवायरनमेंट है तो बच्चा बहुत सिक्योर फील करेगा, कल भी जाना चाहेगा, अगले दिन भी जाना चाहेगा। लेकिन अगर वहां पे उसको डिससेटिस्फैक्शन है तो उसका इमोशंस कैसे होंगे, वो वहां से बहुत भागना चाहेगा। फैमिली एंड नेबरहुड का सिमिलर है, अगर फैमिली और आपका जो नेबरहुड है हेल्दी एनवायरनमेंट देगा तो बच्चे का वहां बहुत मन लगेगा, उसके अच्छे इमोशंस होंगे, ठीक है, वो पसंद करेगा सबको। फटीग, फटीग भी इमोशन को बहुत अफेक्ट करता है, यानी अगर बच्चा बहुत मतलब एक्सपेक्टेशन लेवल की वजह से या फिर आपके सोशल प्रेशर की वजह से अफेक्टेड है, थका हुआ है, तो वो उसके इमोशंस इससे बहुत अफेक्ट होंगे। हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट, देखा गया है कि हेल्थ और फिजिकल डेवलपमेंट और इमोशनल आपका जो डेवलपमेंट है काफी क्लोजली रिलेटेड है। अगर आपका इमोशनल बेसिकली आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं है, आप हेल्दी से हो, तो आपकी इमोशनल प्रॉब्लम्स भी उतनी ज्यादा फेस नहीं करनी पड़ती। बट जो भी बच्चे बहुत बीमार रहते हैं, है ना, उनकी बहुत अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, उनकी इमोशनल लेवल भी, इमोशनल डेवलपमेंट भी अफेक्ट होती है। अब इसमें आगे आ जाते हैं हम, टीचर का क्या रोल है इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर हमारी। टीचर पेरेंट्स कोऑपरेशन, अगर जो फैमिली है और जो टीचर्स है उनका बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर। अगर टीचर बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ कोऑपरेट करेंगे और बच्चों के इंटरेस्ट के बारे में, हर चीज के बारे में बताएंगे पेरेंट्स को, इस कोऑपरेशन के थ्रू बहुत अच्छे से एक इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे में ला सकते हैं मिलके ये लोग। अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्रेसिंग इमोशंस, टीचर्स को क्या करना चाहिए, बच्चों को मौके देने चाहिए कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, किसी एक्टिविटी के थ्रू या कुछ भी करिकुलर करा ले इस तरीके का। टीचर्स एंड आइडियल्स, बच्चे टीचर को अपना आइडियल मानते हैं, इसीलिए अगर टीचर एक कंट्रोल्ड बिहेवियर दिखाएगी तो बच्चे भी बहुत अच्छे से उस चीज को समझे और सीखेंगे। अगर टीचर अननेसेसरली क्लास में चिल्लाती रहेगी, है ना, बहुत गुस्सा करेंगी, तो बच्चों के अंदर भी उस तरीके का एक बिहेवियर क्रिएट होगा। टीचर्स एंड अफेक्शन, रिलेशनशिप जो बच्चे और टीचर के बीच है बहुत अफेक्शनेट अच्छा होना चाहिए। टीचर जो है वो बच्चों को रिस्पेक्ट करेंगी, तभी बच्चों में एक सेल्फ रिस्पेक्ट का इमोशन डेवलप होगा। ठीक है। इमोशन एंड लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस में इमोशंस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। इमोशंस कंट्रोल में रहेंगे, उसी तरीके से हम अपनी लर्निंग को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। टीचर एंड हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट, यूजुअली इमोशनल डेवलपमेंट जो है बच्चे की, वो जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, हेल्थ और फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। टीचर बच्चों को ये चीज सिखा सकती है कैसे अपने आप को आप हेल्दी रखो और आप लोग खुश रहोगे, अच्छे से हेल्दी रहोगे, खुश रहोगे, है ना। आई नो दिस वीडियो वॉज अ लिटिल लॉन्गर, लाइक पहले से यूजुअली हमारी जो वीडियोस आती है उनसे थोड़ी लंबी है, बट इसमें काफी सारा टॉपिक डिस्कस हुआ है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। एंड आप लोगों को, अगर आपने पुराने वीडियोस जो दो पहले के आए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उनको फॉलो नहीं किया है, तो आई विल लीव अ लिंक फॉर यू, प्लीज डू वॉच इट। ठीक है, ताकि आप रिलेट कर पाओ, हम एक सीरीज में उस चीज को कंटिन्यू कर सकें। एंड एज यूजुअल, अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन और रीच आउट टू अस। And thank you for watching and keep learning. Bye bye.